हेलो एवरीवन। मैं आज आप लोगों के बीच में जो भी बिहार स्टाफ नर्स जो अभी एनएचएम के द्वारा वैकेंसी आई है उन उसमें आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। तो आप लोग जो भी मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा कि जो भी मैं अपना नोट शेयर करूँगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लाऊंगी तो आप लोग को समय पे मिल सके और आप लोग अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो मोस्ट रिलायबल मेथड यहाँ पे पूछा गया है कि मेथड ऑफ मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर, यानी कि जो बॉडी टेम्परेचर मापते हैं तो उसका मोस्ट रिलायबल मेथड क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो रेक्टल। ठीक है, तो रेक्टल के द्वारा जो टेम्परेचर लेते हैं तो वो सबसे वास्तविक टेम्परेचर है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है रेक्टम साइट पे जो है ब्लड सर्कुलेशन जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो टेम्परेचर जो होता है वो रियल टेम्परेचर रहता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, इंडोस्कोपिक कैथेटर आर स्टेलाइज्ड बाय। इंडोस्कोपिक कैथेटर को स्टेलाइज किसके द्वारा करते हैं, तो इसको जो है स्टेलाइज करते हैं 2% गुल्टर अल्डिहाइड के द्वारा। जितना भी रबड़ आइटम होगा, रबड़ से बना हुआ रहेगा, उसको स्टेलाइज किसके द्वारा करेंगे, तो 2% गुल्टर अल्डिहाइड के द्वारा करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसमें कि इन चिल्ड्रेन कैलकुलेशन ऑफ ड्रग डोज इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, यानी बच्चों में जो ड्रग का गणना करते हैं यानी कैलकुलेशन करते हैं तो किसके आधार पे करते हैं, तो ये जो करते हैं वेट के आधार पे, बच्चा में उसके वजन के अनुसार उसका ड्रग का कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, नी चेस्ट पोजीशन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम जेनु पेक्टोरल पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5, तो वाइल गिविंग एनीमा हाइट ऑफ एनीमा कैन फ्रॉम एना शुड बी। तो जब हम लोग पेशेंट को एनीमा देते हैं तो एनीमा का जो हाइट होता है एनस से कितना दूर होना चाहिए, तो ये जो है 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर इंच में पूछ दिया तो 18 इंच होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट इज टर्म्ड एज, यानी भूख का जो कमी होता है इसको कौन सा टर्म के नाम से जानते हैं, तो एनोरेक्सिया के नाम से जानते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए प्री ऑपरेटिव पेशेंट टू प्रिवेंट। अगर ऑपरेशन प्री ऑपरेटिव है तो यानी कि ऑपरेशन से पहले पेशेंट का जो भी रिलेटिव है उनके द्वारा साइन किया करवाया जाता है, तो ये क्या चीज़ से बचाव के लिए किया जाता है, तो ये जो है लीगल इम्प्लीकेशन, इसके बचाव के लिए किया जाता है कि किसी प्रकार का कानूनी कार्रवाई ना हो, इससे वो लोग बचाव के लिए करते हैं। अब देखिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए आगे है कि वाइल परफॉर्मिंग ट्रेकियोस्टोमी सक्शनिंग, जब ट्रेकियोस्टोमी सक्शनिंग किया जाता है तो उस टाइम कैथेटर को विथड्रॉ करना चाहिए कितना देर के बाद, मैक्सिमम कितना देर करने के बाद उसको कैथेटर को उसको निकाला जाता है। तो देखिए ट्रेकियोस्टोमी, तो पहले जो हम लोग जानते हैं कि ट्रेकिया क्या है, तो ट्रेकिया जो है ये वाइंड पाइप होता है। ठीक है, वाइंड पाइप यानी कि हवा की नली होता है। ठीक, तो ये हम लोग जो सांस लेते हैं तो नाक से होते हुए ट्रेकिया से होते हुए कहाँ जाता है, लंग्स में, फेफड़ा तक वो पहुँचता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, ट्रेकियोस्टोमी, ये जो ओस्टोमी है, ओस्टोमी का मतलब क्या हुआ, इंसीजन, इंसीजन का मतलब चीरा लगाना। ठीक है, तो ये ट्रेकिया में क्या किया जाता है, इसको इंसीजन लगाया जाता है, यानी ट्रेकिया में चीरा लगाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेकियोस्टोमी बोलते हैं। तो कितना इसको ट्रेकियोस्टोमी सक्शनिंग जो है कितना देर तक कर सकते हैं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 10 सेकेंड, ये जो है 10 सेकेंड
इससे इसके बाद जो है नहीं, ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते हैं, नहीं तो पेशेंट में क्या होगा, हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। हाइपोक्सिया मतलब क्या, O2 लेवल जो है क्या होगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, O2 लेवल कम हो जाता है, इसीलिए सक्शनिंग करने से पहले जो है मोस्ट O2 प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को, ताकि पेशेंट को जो है ऑक्सीजन लेवल का कमी ना हो, इसीलिए। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है कि इंट्रा ओसियस इंजेक्शन इज गिवन। ये ओसियस का मतलब ही क्या हुआ, ओसियस का मतलब हो गया बोन। ठीक है, तो इंट्रा ओसियस इंजेक्शन कहाँ दिया जाएगा, बोन मेरो में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कि कोलैप्सिंग पल्स इज आल्सो नाउन एज, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वाटर हैमर पल्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए है कि विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ बैंडेज इज फॉर हेड इंजुरी। हेड इंजुरी यानी कि जो सिर में चोट लगता है उसके बैंडेज को किस टाइप का बैंडेज किया जाता है उसमें, तो सिर में क्या पहना जाता है, कैप, तो इसमें कैप लाइन बैंडेज किया जाता है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग नर्सिंग एक्शन इज कंसिडर्ड एज माल प्रैक्टिस, मतलब कि इसमें से कौन सा ऐसा नर्सिंग एक्शन है जो जिसको माल प्रैक्टिस के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट, इफ़ नर्स एडमिनिस्टर रॉन्ग मेडिसिन, नर्स जो है एडमिनिस्टर कर रही है गलत दवा, तो ये भी क्या होगा, माल प्रैक्टिस है, यानी सही दवा नहीं दे रही है तो माल प्रैक्टिस हो गया। अब है इफ़ नर्स फॉरगेट गेट टू एडमिनिस्टर मेडिसिन, वो दवा देना ही भूल गई, तो ये भी क्या माल प्रैक्टिस में आया। अब देखिए क्या है, इफ़ नर्स डज नॉट रीड द लेवल रिटेन ऑन द मेडिसिन, मेडिसिन पर जो लेवल लिखा हुआ है उसको नर्स नहीं पढ़ती है, तो ये भी माल प्रैक्टिस हुआ। तो यानी कि ये तीनों जो है क्या चीज़ में आ गया, माल प्रैक्टिस में, ऑल ऑफ द एबव कंडीशन। अब देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल इज यूज्ड बाय द पेशेंट फॉर द पर्पस ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड टेकिंग मील, मतलब पेशेंट जो है लिखने के लिए, पढ़ने के लिए और अपना नाश्ता करने के लिए किस टाइप का टेबल यूज करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ओवर बेड टेबल, यानी कि बेड के ऊपर जो टेबल लगाता है तब तो उसके ऊपर बुक रख से लिख सकता है, पढ़ सकता है और अपना भोजन भी कर सकता है, तो ऐसा टेबल को क्या बोलते हैं, ओवर बेड टेबल। अब देखिए क्या है, रेक्टल ट्यूब शुड नॉट बी केप्ट इन प्लेस फॉर मोर देन, रेक्टल ट्यूब जो होता है उसको कितना देर तक मतलब इतना टाइम से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं उस ट्यूब को, तो 20 मिनट यानी 20 मिनट से ज़्यादा नहीं रख सकते, मतलब इतना है मैक्सिमम टाइम, कितना देर तक रख सकते हैं। ठीक, अब आगे देखिए क्या है कि इन फ्लोइंग विच इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर, यानी टेस्टिकुलर कैंसर का जो पहला जो साइन होता है क्या होता है, तो इसमें देखिए पेनलेस इनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस होता है, टेस्टिस में क्या होगा, वो उसमें वृद्धि होगा और उसमें पेनलेस होगा, तो ये टेस्टिकुलर कैंसर का फर्स्ट साइन है। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे देखिए क्या है, इन एन हेल्दी पर्सन स्ट्रोक वॉल्यूम इज अबाउट, तो हेल्दी पर्सन में स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होगा, तो 17 ml होगा, 70 ml। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 5 स्टेज ऑफ डाइंग पर्सन, यानी डाइंग पर्सन का 5 स्टेज जो है करेक्ट ऑर्डर उसका क्या है, तो इसका एक ट्रिक है डाबडा। ठीक है, डाबडा करके याद रखिएगा आप लोग। डाइंग पर्सन, डाइंग पर्सन मतलब उसको या कहीं कहीं आपको ग्रीफ में भी दे देगा, ग्रीफ, ग्रीफ पर्सन। ठीक, ग्रीफ का मतलब हो गया दुखी व्यक्ति। ठीक है, डाइंग पर्सन मतलब कि जो एकदम सोचेगा अब मेरे जीवन में कुछ नहीं है, कुछ बचा नहीं है, तो मतलब डाइंग मतलब जो मरने के लिए सोचेगा एकदम सब कुछ खत्म हो गया, या दुखी व्यक्ति के लिए 5 स्टेज कौन है उसका सही ऑर्डर बताना है, तो इसका सही ऑर्डर क्या है, डाबडा। ठीक, एक ट्रिक है ये डाबडा। ठीक है, तो डाबडा का देखिए सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा, डी फॉर डेनियल। ठीक, ए फॉर एंगर, बी फॉर बार्गेनिंग, डी फॉर डिप्रेशन, ए फॉर एक्सेप्टेंस। ठीक, मान के चलिए कोई
लड़का है, ठीक है, कोई लड़की को क्या क्या प्रपोज किया, ठीक। तो कोई लड़का है, कोई लड़की को प्रपोज किया है, तो वो क्या करेगी, सबसे पहले डेनियल है, यानी कि वो अस्वीकार करेगी, मतलब वो उसको उस चीज़ का प्रपोज को वो एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ये क्या हो गया, डेनियल, उसको डिनाई कर दी है, एक्सेप्ट नहीं की। तो उस लड़का को क्या हुआ, एंगर, यानी कि गुस्सा आया बहुत कि मेरा मतलब प्रपोजल जो है एक्सेप्ट नहीं की है, उसको गुस्सा आया। फिर वो जो है बाद में गुस्सा करने के बाद में उसको लगता है कि चलो इससे अच्छा तो मेरी फ्रेंड ही थी, फ्रेंड ही ठीक है। तो यानी वो क्या बार्गेनिंग करने लगा कि चलो नहीं, कुछ तो एक अच्छा फ्रेंड बन के हम लोग रहते हैं, तो बार्गेनिंग किया। फिर उसके बाद भी उसको क्या डिप्रेशन होने लगा कि फिर भी, लेकिन फिर भी डिप्रेशन रहते हुए भी वो क्या उस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। सॉरी सॉरी, यहाँ पे आपका उल्टा हो गया, डाबडा, हाँ। नहीं ठीक है, डिनाई, एंगर, बार्गेनिंग, हाँ। उसके बाद डिप्रेशन में पेशेंट चला गया, फिर उस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लिया कि चलो एक हम लोग अच्छा फ्रेंड ही बन के रह सकते हैं। तो ये एक ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा, डाबडा, ठीक, डाबडा, ठीक। तो ये हो गया ए डी। अब आगे देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ बैंडेज इज यूज्ड फॉर कॉलर बोन फ्रैक्चर, यानी कि कॉलर बोन फ्रैक्चर के लिए किस टाइप का बैंडेज को यूज करते हैं। तो इसका हो गया फिगर ऑफ 8 बैंडेज। इसमें क्या हो गया, फिगर ऑफ 8 बैंडेज। ये आप देखिए, व्हाट इज़ द करेक्ट फार्मूला टू डिटरमाइन फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड टू बी इन्फ्यूज्ड। अगर किसी को इन्फ्यूजन किया जा रहा है यानी पानी चढ़ाया जा रहा है, तो उसका फ्लो रेट कौन सा फार्मूला पे उसको डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, टोटल वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है, गुना ड्रॉप फैक्टर बाय टाइम इन मिनट। ये हो गया, बी हो गया इसमें, इसका बी हो गया, टोटल वॉल्यूम गुने ड्रॉप फैक्टर बटा टाइम इन मिनट इक्वल टू ड्रॉप पर मिनट। ऐसे करके निकाल सकते हैं उसका फ्लो रेट। ये फॉर्मूला हो गया। आई इस पे बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ठीक है। आपको इसमें वॉल्यूम दे देगा 1000 ml, ड्रॉप फैक्टर दे देगा, मिनट दे देगा और ड्रॉप पर मिनट पूछेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग को इस फॉर्मूला पे निकालना है फ्लो रेट। अब आगे देखिए क्या है कि इन द फ्लोइंग विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, यानी नर्सिंग प्रोसेस का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें से कौन सा है। तो इसमें कौन सा होगा, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है असेसमेंट ऑफ द प्रॉब्लम और नीड्स ऑफ द पेशेंट, यानी पेशेंट का जो भी ज़रूरत है, प्रॉब्लम है, उसको क्या करना है, मूल्यांकन करना है, असेसमेंट करना है, ठीक। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है नर्सिंग प्रोसेस का। अब आगे देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग इज द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इज इन ड्रग इंड्यूस्ड एनाफाइलेक्टिक शॉक, यानी एनाफाइलेक्टिक शॉक में कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है, तो एड्रीनेलिन है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग बोन्स इज जनरली, ये जो है ना एड्रीनालिन वाला बहुत सारा एग्जाम में पूछ चुका है, ये बीटीएससी स्टाफ नर्स के भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ट्यूटर में भी पूछा हुआ है, इस बार 2025 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। ये मैं जिस शिफ्ट में थी उस शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं इसका आंसर एड्रेनलिन दे के आई हूँ, इसलिए मुझे पूरा ध्यान है कि बीटीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आगे देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज जनरली प्रिफर्ड फॉर बोन मेरो एस्पायरेशन, यानी कि बोन मेरो एस्पायरेशन के लिए सबसे जनरली प्रिफर्ड कौन सा साइट है जिसको ज़्यादा प्रिफर्ड किया जाता है, तो इलियक क्रेस्ट हो गया, ठीक है। ये हिप बोन में इलियक क्रेस्ट जो होता है वो ज़्यादा प्रिफर्ड किया जाता है। अब देखिए कैटगट, कैटगट क्या है, तो कैटगट जो है ये नेचुरल एब्जॉर्वेबल सूचर है, ये प्राकृतिक एब्जॉर्वेबल सूचर, ये एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, व्हेन टेम्परेचर इज असेस्ड फर्स्ट बाय एक्जिला एंड देन रेक्टम,
इन बोथ कंडीशन डिफरेंस बिटवीन टू टेम्परेचर वैल्यूज विल बी। तो देखिए सबसे टेम्परेचर जो है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, पीछे ही बताए, नहीं तो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये क्या हुआ, ये जो टेम्परेचर हो गया ओरल का हो गया। ठीक, ये टेम्परेचर ओरल का हो गया। और एक्जिला में क्या होता है, -1 होता है। ये ओरल से -1 एक्जिला में होगा, और रेक्टम में क्या होता है, +1 होता है ओरल से। ठीक है, यानी कि ये ओरल का जो ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इतना होता है ना, तो ये हमारा ओरल का हो गया कि 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये जो है -1 होता है एक्जिला में और +1 रेक्टम में, इसका ओरल का होता है। तो दोनों कंडीशन में किसका फ़ारेनहाइट का -1 और +1 होता है। ठीक है, तो आप देखिए पूछ रहा है कि दोनों टेम्परेचर में कितना का अंतर होगा, तो दोनों टेम्परेचर में कितना का हो जाएगा, तो 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर में अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें -1 हो गया, उसमें +1 हो गया, तो -1 एक घट गया उधर, इधर प्लस हो गया, तो कितना हो गया, तो +2 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर हो गया। ठीक, अब देखिए क्या है, इडीमा पेन एंड कूलनेस एट द आईवी साइट, यानी कि जहाँ पे आईवी दिया गया है वहाँ पे क्या हो गया, सूजन हो गया है, दर्द हो रहा है, और वहाँ पे ठंडा कूलनेस फील हो रहा है। तो ये आईवी थेरेपी का कॉम्प्लिकेशन होता है। तो इसमें क्या होगा, तो इनफिल्ट्रेशन इसको बोलते हैं। ठीक, अब देखिए द सब्सटेंस विच आर यूज टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन इज टर्म्ड एज, यानी कि जो पॉइजन जो जहर का इफेक्ट को काटने के लिए, उसको कम करने के लिए क्या कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं, तो उसको एंटीडोट कहते हैं। ठीक है, ताकि उसके प्रभाव को कम किया जा सके, जो भी पॉइजन है उसको इफेक्ट को कम किया जा सके, इसके लिए एंटीडोट यूज करते हैं। आप देखिए क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग्स आर यूज टू एसिलरेट डिफिकेशन, यानी कि मल को एसिलरेट करने के लिए कौन सा ड्रग यूज किया जाता है। ये कॉन्स्टिपेशन में ये सब का यूज किया जाता है, तो मल को एसिलरेट करने के लिए क्या, तो कैथार्टिक्स का यूज किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फ्लोइंग पोजिशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट ड्यूरिंग सिग्मॉइड स्कोपी, यानी कि सिग्मॉइड स्कोपी के दौरान पेशेंट को कौन सा पोजीशन दिया जाता है, तो पेशेंट को नी चेस्ट पोजीशन दिया जाता है, जिसको जेनुपेक्टोरल पोजीशन भी कहते हैं। अब आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 30, ड्रग्स यूज टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सिक्रेशन ऑफ बाइल इज, यानी कि यहाँ बाइल के सिक्रेशन के अमाउंट को कौन सा ड्रग है कि उसको बढ़ाता है। तो देखिए बाइल का सिक्रेशन के अमाउंट को कौन सा बढ़ाएगा, तो यहाँ नाम से ही, यहाँ कुछ चीज़ आप लोग नाम से भी कोशिश कीजिएगा समझने का। तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, कोलागोग्यूज जो होता है, ये जो है ऐसा ड्रग है जो कि बढ़ाने का काम करता है। ठीक, बाइल के सिक्रेशन को बढ़ाने का काम करता है। तो इस तरह हम लोग का हो गया ये 30 MCQ आप लोगों के बीच में लाई हूँ। इसी तरह मैं आप लोगों के बीच में हर रोज़ लाऊंगी, और आप लोग के बीच में नोट्स भी अपना शेयर करूंगी, एकदम आसान तरीका में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो जो भी बिहार स्टाफ नर्स का तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों का इस बार BTSC में नहीं हो पाया किसी कारण से, तो वो लोग निराश नहीं होइए, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, 100% रिजल्ट आप लोग का होगा। तो इसीलिए, लेकिन इसके लिए डेली आप लोग को मेरा MCQ देखना होगा, मेरा नोट्स देखना होगा, समझना होगा, और जहाँ भी आप लोग को प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू।